हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। आप लोग जानते ही हैं कि एग्जिट एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है पीसीआई के द्वारा, जो कि आपका इस साल के एंड में यानी कि अक्टूबर मंथ के में 5 और 6 अक्टूबर को आपका एग्जिट एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है पीसीआई एनबीईएमएस के द्वारा। अब उसके तहत हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है कि जिसमें हम जो है उसको यूटिलाइज कर सके। लेकिन जितना भी समय अब हमारे पास है अक्टूबर के आने से पहले यानी कि सितंबर लास्ट तक का, तो उसको अच्छे से हम यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। उसी के तहत फार्मेसी इंडिया लाइव ने एक मुहिम स्टार्ट किया है, जो कि है आपका सुपर 100 सीरीज, जिसके तहत आज आपकी क्लास नंबर 5 होने वाली है, यानी कि आज आपकी 5वीं क्लास है। और जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा आज की क्लास में वो है डीएसबीएम, यानी कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसी के तहत आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड ए टू जी हर इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ इसी तरीके की इंटरेस्टिंग क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। डेली आपका रात को 8 बजे क्लास होता है सुपर 100 सीरीज का, जिसमें आज आपकी 5th क्लास है डीएसपीएम की। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास नंबर 5 सुपर 100 सीरीज की, जो कि होने वाली है डीएसपीएम सब्जेक्ट की, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज आर फॉलोइंग कैटेगरीज एक्सेप्ट। मतलब क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये कहा गया है, ऑनरशिप यानी कि जो हमारा मालिकाना हक होता है, ठीक है, उसके आधार पे इंडस्ट्रीज को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, वो इन ऑप्शंस में दी गई हैं। लेकिन इसी ऑनरशिप के बेसिस पे हमें यह भी बताना है कि वो पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी नहीं है इन दिए हुए ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस कहते हैं पब्लिक सेक्टर, या फिर प्राइवेट सेक्टर, या फिर जॉइंट सेक्टर, और लास्ट ऑप्शन कहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ध्यान रहे, ऑनरशिप मालिकाना हक के आधार पे बताना है कि वो पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं। तो जो सही आंसर है वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखो, पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडीज ऑन करती हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट अथॉरिटीज होती हैं, जॉइंट सेक्टर अब बेसिकली इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसकी रूलिंग बॉडीज हैं या जो इसके ऑनरशिप है, उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, उसके आधार पे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो आपकी किसी भी कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज नहीं होती, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली उनकी एक्टिविटी है, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, यानी कि हिंदी में बोले तो उनका कार्य है, उनकी प्राथमिकता है इंडस्ट्रीज की कि उनको जो भी सामान है, अब सामान यानी कि गुड्स, अब चाहे वो हमारी फार्मेसी इंडस्ट्रीज हो जहां पर उन्हें जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, दवाइयों की दवाइयां बनानी हो, या हो सकता है उन्हें डिओड्रेंट्स बनाने हो, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी चीज की भी हो सकती है, हो सकता है स्पोर्ट्स बनाने हो, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स बनाने हो, एटसेट्रा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये क्या है, आपकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि इनका ये काम है, ये पर्टिकुलर उनकी एक्टिविटी है। तो अगर मैं इसके बात करूं पब्लिक सेक्टर की, तो ये जो इंडस्ट्रीज है हमारी पब्लिक सेक्टर की, इनको ऑन यानी कि इनका जो मालिकाना हक है, और ऑपरेट यानी कि जो इनको चलाते हैं, वो कौन चलाता है, वो हमारी गवर्नमेंट चलाती है, या जो उनकी एजेंसीज होती हैं, या कह सकते हैं कि जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो ही इनको ऑपरेट करती हैं। अब साथ ही साथ इनको इसलिए बनाया गया, इनकी स्थापना इसलिए कराई गई कि हमारी जो पब्लिक है उनका वेलफेयर अच्छे से हो सके, उनकी देखरेख अच्छे से हो सके, और साथ ही साथ जो टैक्स पेयर मनी होता है, जो फंडेड किया जाता है, वो भी जो है हमारा सुरक्षात्मक रखा जा सके और पब्लिक के लिए ही यूज किया जा सके। नेक्स्ट है हमारी प्राइवेट सेक्टर। अब जो ये इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी प्राइवेट सेक्टर में, इनका जो मालिकाना हक है यानी कि इनकी जो ऑनरशिप है, और जो ये ऑपरेट होती हैं, ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस के द्वारा होती हैं, जैसे रिलायंस है या जियो है, ठीक है, टाटा है, टोयोटा है,
ठीक है, रॉयल्स रॉयस हैं, ये सब क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि बेसिकली एक रोजगार दे रहे हैं पब्लिक में। ठीक है, इनका जो बेसिकली ऑनरशिप है, ऑपरेट है, उनका एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, मतलब कि एक रूलिंग बॉडी अलग है उनकी, या आप कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन अलग है। अब इनको जो बेसिकली बनाया गया किस लिए, कि प्रॉफिट लिया जा सके इन इंडस्ट्रीज के द्वारा, और साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते हुए अपना कार्य कर सके। एज सच इनके ऊपर कोई हायर अथॉरिटीज ना हो सक ये जरूर बोला गया कि गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब कि जो बेसिकली जिस भी कंट्री में उनकी कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, या स्टेट में, जैसे इंडिया की बात करें तो पर्टिकुलर स्टेट हो सकती है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इंडिपेंडेंटली अपना कार्य कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट सेक्टर। अब ये जो हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं जॉइंट सेक्टर के अंदर, बेसिकली ये हमारी जो गवर्नमेंट होती हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या जो कॉरपोरेशंस होते हैं, उन सब का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लो या एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, जिसे आप जो है सेमी गवर्नमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन इंडस्ट्रीज की या इस पर्टिकुलर कैटेगरी की स्थापना कराई गई थी। और मैंने आपको बताया था जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है ये इनकी प्राइमरी एक्टिविटी है, इनकी प्राथमिकता है, यानी कि इनका प्राथमिक कार्य है कि इनको सामान बनाना है। अब वो हो सकता है जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको वो बनाएंगे, तो ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनीज आर फॉलोइंग टाइप्स एक्सेप्ट। अब जो हमारा इनकॉर्पोरेशन मोड होता है उसके बेसिस पे हमें यह बताना है जो कंपनीज होती हैं वो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में आती हैं, लेकिन एक में नहीं। अब वो कौन सी नहीं है वो आपको इन ऑप्शंस में से बतानी है। ऑप्शंस कहते हैं कि या तो स्टैट्यूटरी कंपनी है, या फिर वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, या फिर वो एक प्राइवेट कंपनी है, या फिर लास्ट ऑप्शन कहता है चार्टर्ड कंपनी है। तो एक इनकॉर्पोरेशन मोड के आधार पे उसके बेसिस पे बताना है कि कंपनीज इन पर्टिकुलर कैटेगरीज में तो आती है लेकिन एक में नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है वो ही हमें यहां इन ऑप्शंस में से बतानी है। जो सही आंसर है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन, यानी कि चार्टर्ड कंपनी। अब स्टैट्यूटरी कंपनी है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है, रजिस्टर्ड कंपनी भी पर्टिकुलर कैटेगरीज में आती है, प्राइवेट कंपनी भी, लेकिन चार्टर्ड कंपनी नहीं आती। अब जो एक टर्म है आपका, आप कहेंगे सर ये जो चार्टर्ड कंपनी है इसका मतलब ये आपकी एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ कंपनी में नहीं आती है, जिसमें हम बात कर रहे थे किसके बिहाफ पे, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन के आधार पे या उसके बेसिस पे। ठीक है, आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो बेसिकली एक टर्म है ये आपका सामान्य तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा किसी भी लीगल कॉन्टेक्स्ट में या बिजनेस में, इसीलिए ये जो चार्टर्ड कंपनियां होती हैं ये हमारी एक पर्टिकुलर फॉलोइंग कैटेगरीज जो हमारी पीछे ऑप्शंस भी थे उनमें नहीं आती है इन द ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पार्टनरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम विच रेस्ट्रिक्शंस। मतलब कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, मतलब जिसमें दो एक मेंबर से ज्यादा होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेंबर, तीन हो सकते हैं, चार या पांच, आप इनका जो है बेसिकली पार्टनरशिप है, यानी कि एक कंपनी को चार लोग चला रहे हैं मिलके, या पांच लोग चला रहे हैं, या दो लोग चला रहे हैं, तो वो किन पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन से, मतलब किन प्रतिबंधों से वो दूर रहते हैं। ऑप्शंस कहते हैं कि मीटिंग को बुलाना, या फिर जो बेसिकली हमारे एनुअल अकाउंट्स होते हैं उसका पर्टिकुलर ऑडिट करना, या फिर वो जो है कुछ जो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी जो पब्लिश करनी होती हैं उससे फ्री रहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब पार्टनरशिप बिजनेस आपका इन चारों ऑप्शंस में से किस में से जो है बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि उनको उसकी पर्टिकुलर चीज की टेंशन नहीं है। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अब जो पार्टनरशिप बिजनेस है भाई, ये पार्टनर्स खुद तो जो है बेसिकली सारे काम नहीं करने वाले, तो ये लोग अपने जो है पर्टिकुलर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये बंदे बंदियां हायर करने वाले हैं, वहां पर इनके एम्प्लॉयज होंगे, वही सब उन चीजों को संभालेंगे। इन्हें तो जो है बस बेसिकली अपना आप अपनी बिजनेस को जो है फाइनेंस करना है और उससे प्रॉफिट लेना है।
ठीक है, तो ये इन सब चीजों से बचे रहते हैं। जो इनके मेंबर्स एम्प्लॉइज हैं वो ही मीटिंग बुला रहे हैं, वो ही एनुअल अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होते हैं वो ही पब्लिश करते हैं। इन्हें तो बस साइन करना है और बेसिकली फाइनेंस करना है। आगे अगर मैं बात करता हूं कि जो हमारी टू कॉल द मीटिंग है, मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस होती है, पार्टनरशिप जो होते हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब मीटिंग वो बुलाना चाहे बुला सकते हैं, अदरवाइज वो मीटिंग भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉयज उनके पास हैं वही सारी चीजें वहां पर देखरेख करते हैं, वही सारी मीटिंग्स अरेंज करते हैं उसमें जो भी। अब ये होता है कि जो मेन इन्होंने अपना एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, जो वहां पर कह लो कि एक हेड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, चोड़ी होते हैं हमारे, वो उनके साथ जो है पर्टिकुलर अपनी बातचीत करते हैं, और उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो पर्टिकुलर एचओडी जो होता है हमारा, या हेड ऑफ ऑपरेशन या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होता है, वो ही फिर जो है मीटिंग्स लेता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं टू ऑडिट द एनुअल अकाउंट्स, अब अकाउंट सेक्शंस भी बना, अकाउंट सेक्शन बनाया होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो वहां पर जो हेड है वो ही जो है बेसिकली उन सब अपने अकाउंट्स को, पूरे एक साल का हो चाहे जितना भी, बेसिकली चाहे गवर्नमेंट उनसे ऑडिट करवा रही है, मतलब गवर्नमेंट को डेटा चाहिए, या इन्हें खुद ही अपना हर साल का फाइनेंशियल ईयर का जो है ऑडिट करना है, तो ये लोग खुद करते हैं, पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पार्टनर ही टेक्स एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस बट पब्लिक डज नॉट नो हिम एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज नोन एज। मतलब कि एक जो पार्टनर होता है वो अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस में एक्टिव पार्ट तो परफॉर्म करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करेगा बिजनेस में, लेकिन पब्लिक उसको नहीं जानती है कि वो भी उस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक एक्टिव पार्टनर कहते हैं, या हम उसको एक नॉमिनल पार्टनर कहते हैं, या हम उसको एक सीक्रेट पार्टनर कहते हैं, या हम उसको एक जूनियर पार्टनर कहते हैं। मतलब कि बिजनेस में जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है एक्टिवली, लेकिन पब्लिक को नहीं पता कि वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर बिजनेस का, उस पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर भी है। तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि वो एक्टिव पार्टनर है, या वो नॉमिनल पार्टनर है, या वो सीक्रेट पार्टनर है, या वो जूनियर पार्टनर है। और जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ये हमारा सीक्रेट पार्टनर होता है। कैसे? अब देखो, जो हमारा बेसिकली अगर पार्टनरशिप के बिहाफ पे हम बात करते हैं, तो जो सीक्रेट पार्टनर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं बिजनेस मैन्स के द्वारा, जो बेसिकली जो ऑनर्स हैं, तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। जो भी वहां पर कार्य होना है, काम होना है, उन सब में वो अपना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक उसको नहीं जानती है, किस आधार पे? कि वो भी इस पर्टिकुलर फर्म का या उस पर्टिकुलर बिजनेस का पार्टनर है। ठीक है, क्योंकि वो कभी पब्लिक के सामने आता ही नहीं। बट पब्लिक के सामने क्या है कि भाई वहां जो प्रेजेंट रहता है उस पर्टिकुलर कंपनी में वो ही उसका मालिक है ना। अब जो पब्लिक है, अब चाहे उसके अंदर हमारे कस्टमर्स हो या आउटसाइडर्स ही क्यों ना हो, ठीक है, इनको इतना एज सच अवेयरनेस नहीं होती, इतनी जागरूकता नहीं होती, इतना नहीं पता होता कि सीक्रेट पार्टनर भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, सीक्रेट पार्टनर का, वो इसलिए अरेंज किया जाता है इसलिए क्योंकि उन्हें जो है बेसिकली एक जो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, अब बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, रिटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो वो सब मेंटेन करना होता है। इसीलिए जो है जो सीक्रेट पार्टनर है उसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया जाता है, उसको पब्लिकली सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग आर डिस्क्राइबिंग इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट। अब ये जो आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें यह कहा गया है कि इसमें से कुछ पॉइंट्स, कुछ ऑप्शंस तो आपके कहते हैं कि वो इनडायरेक्ट चैनल जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट नहीं बता रहा, यानी कि एक ऑप्शन नहीं बताता है। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है कि प्रोड्यूसर है, उसके बाद वो होलसेलर पे जाएगा, फिर रिटेलर पे जाएगा, फिर कंज्यूमर यानी कि जो हमारी एक पब्लिक होती है उसके पास जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रोड्यूसर ने बनाया, फिर एजेंट्स के पास गया, फिर होलसेलर्स के पास गया, उसके बाद रिटेलर्स के पास गया, उसके बाद फिर वो फाइनली कंज्यूमर यानी कि जो हमारी पब्लिक होती है, कस्टमर्स होते हैं, उनको वो प्रोडक्ट मिल गया।
नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन सी कि प्रोड्यूसर जिन्होंने बेसिकली बनाना था उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, फिर डायरेक्ट रिटेलर पे गया और फिर कंज्यूमर्स यानी कि हमारे कस्टमर्स को मिल गया। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर में चला गया। तो इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इनडायरेक्ट चैनल जो है बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का, उनमें से ये कौन सा पॉइंट नहीं है उस पर्टिकुलर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर पे कभी प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऐसा है जो इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आता है। ठीक है, अब जो आपका एक इनडायरेक्ट चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके अंदर जितनी भी हमारी इंटरमीडिएटरीज होती है, चाहे वो हमारे होलसेलर्स हैं या वो रिटेलर्स हैं या वो एजेंट्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का जो एक बेसिकली आप कह सकते हो कि मीडिएटर्स जो होते हैं या कम्युनिकेटर जो होते हैं वो यही होंगे, या तो होलसेलर होंगे या रिटेलर होंगे या वो जो पर्टिकुलर एजेंट्स होते हैं। अब जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर जो प्रोड्यूसर है जिसने सामान बनाया या जिसने वो सामान उगाया, वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास भेज देता है। कोई भी बीच में जो है मीडिएटर नहीं है, कोई इंटरमीडिएटर्स नहीं है। ठीक है, ना ही वो एक इनडायरेक्ट चैनल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा इनडायरेक्ट चैनल था तो उसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में इन्वॉल्वमेंट होता है होलसेलर, रिटेलर या पर्टिकुलर एजेंट्स का। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाला जो हमारा पॉइंट था कि डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे पहुंचा, वो हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसके अंदर बेसिकली कोई भी इंटरमीडिएटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई होलसेलर नहीं है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, ना रिटेलर ना कोई एजेंट्स, इसीलिए वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मच मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू ओपन अ होलसेल ड्रग स्टोर। अब कम से कम कितना एरिया हमें चाहिए एक होलसेल ड्रग स्टोर को खोलने के लिए, मतलब साधारण भाषा में बताएं तो जो एक होलसेल का मेडिकल स्टोर करना चाहते हैं, थोक विक्रेता बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कितना कम से कम एरिया आपको चाहिए, जगह कितनी चाहिए, 108 स्क्वायर फीट या फिर 150 स्क्वायर फीट या फिर 120 स्क्वायर फीट या फिर 200 स्क्वायर फीट। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आपको बताना है कि हाँ जी इतना स्पेस हमें कम से कम चाहिएगा एक होलसेल ड्रग स्टोर को खोलने के लिए। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 150 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितना, 150 स्क्वायर मीटर, 150 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं शेड्यूल एन की, ठीक है, किसकी, शेड्यूल एन की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 10 स्क्वायर मीटर बैठ जाता है। लेकिन अगर हमें होलसेल के साथ रिटेलर भी करना होता है, ठीक है, होलसेल के साथ रिटेलर भी करना है, तो वहां पे फिर वो हमारा एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में, स्क्वायर मीटर में, वो 15 हो जाता है। ठीक है, अब एक मिनिमम जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लोकेशन के आधार पे भी जो है बेसिकली डिपेंड कर जाती हैं, गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पे भी जो है बेसिकली डिपेंड कर जाती हैं। लेकिन मोस्टली जो हमारा एक मिनिमम स्पेस है वो 150 स्क्वायर फीट जो है बेसिकली कंसिडर किया जाता है हर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। हमारी इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इतने मिनिमम एरिया में 150 स्क्वायर फीट एरिया में आप अपना एक होलसेल का मेडिकल स्टोर, ड्रग स्टोर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब जो इन्वेंट्री है मतलब कि आपको जो एक स्टॉक मेंटेन करना है, क्या स्टॉक, यानी कि जो बेसिकली सामान है, अब फार्मेसी की बात कर रहे हैं तो आपको पूरा अपना स्टॉक मेंटेन करना होगा, तो उसमें जो है बेसिकली आप किन किन चीजों को जो है बेसिकली आधार मानेंगे, किन किन चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। ऑप्शन है कि रॉ मटेरियल का भी आप इन्वेंट्री देखेंगे, या फिर आप जो है प्रोग्रेस, जो आपके इन प्रोग्रेस गुड्स हैं, जो बेसिकली प्रोडक्ट्स आपके बन रहे हैं, अभी काम चल रहा है, उनका इन्वेंट्री मेंटेन होना जरूरी है, या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स बनकर तैयार हो गए, उनका इन्वेंट्री का कंट्रोल करना जरूरी है, या फिर ऑल ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने बताना है। और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इन्वेंट्री
यानी कि जो हमें स्टॉक मेंटेन करना है वो हमें रॉ मटेरियल कच्चे माल का भी करना होगा, जो सामान हमारा अभी कार्य प्रगति पर जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेस में है उसको भी मेंटेन करना है, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो अब कंज्यूमर्स के पास जाएंगे उसका भी स्टॉक मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। अब रॉ मटेरियल्स ये किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिक मटेरियल या बेसिक कंपोनेंट जो चाहिए होते हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो रॉ मटेरियल ही होता है। तभी आपका आगे जाकर फिनिश्ड गुड फिनिश्ड मटेरियल बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे मेटल्स हो, फैब्रिक्स हो, केमिकल्स हो या दूसरे मटेरियल्स, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। इन प्रोग्रेस गुड्स, इसको आप वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि WIP के नाम से भी जानते हैं कि कार्य प्रगति पर है। ठीक है, अब जब इनको बनाया जा रहा है उस दौरान कोई जो है बेसिकली सामान खत्म हो जाए या एक प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें एक 10 इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, एक इंग्रेडिएंट खत्म हो गया तो बीच में ही प्रोसेस रोकना पड़ जाएगा, ये भी जो है काम आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी मेंटेन करने के लिए हमें ध्यान रखना होता है। और लास्ट है हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट्स आपके बनकर तैयार हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनका कंप्लीट हो गया है, अब वो जब रेडी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन है कस्टमर्स के लिए, अगर वो ही हमारा स्टॉक मेंटेन नहीं हो पाया, इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो पाया, तो हम कस्टमर्स को क्या खाद प्रोडक्ट देंगे या हम कस्टमर्स को यानी कि कंज्यूमर्स को कुछ प्रोडक्ट दे पाएंगे? नहीं। तो इसीलिए इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को मेंटेन करने के लिए इन सभी चीजों पर हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनिमम स्टॉक लेवल इज ऑल्सो नोन एज, कम से कम जो आपका एक स्टॉक लेवल है उसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन कहते हैं बफर लेवल है, या फिर वो डेंजर लेवल है, या फिर वो ऑर्डरिंग लेवल है, या फिर वो रीऑर्डर लेवल है। यानी कि कम से कम मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो किस और नाम से जाना जाता है? और जो सही आंसर है वो है डेंजर लेवल, मतलब खतरा। अब कम से कम स्टॉक लेवल होगा तो खतरा बढ़ता जाएगा, भैया अगर ये चीज खत्म होगी तो कैसे करूंगा, एकदम से कहां से आएंगी, इसीलिए इसका नाम दूसरा डेंजर लेवल भी दिया गया था। अब जो हमारा डेंजर लेवल है इसको दूसरे टर्म में हम जो है मिनिमम स्टॉक लेवल के नाम से जानते हैं, वो आप क्वेश्चन के आधार पे ही समझ गए हैं। अब होता क्या है, जब भी हमें अपना इन्वेंट्री लेवल जो है बेसिकली चेक करना होता है या प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि जो कम से कम उसके अंदर स्टॉक लेवल हमारा मौजूद है उसको हम बहुत डेंजरसली कंसिडर करते हैं कि मतलब खतरा बढ़ गया है, चांसेस जो है खतरे के बढ़ गए हैं कि अगर सामान खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इसका दूसरा नाम डेंजर लेवल भी दिया गया था मिनिमम स्टॉक लेवल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सी कैटेगरी ऑफ आइटम्स रिप्रेजेंट्स मनी वैल्यू कितना? अब जो सी कैटेगरी के हमारे सामान हैं, हमारे आइटम्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कितनी परसेंटेज ऑफ मनी वैल्यू इन चारों ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए कह रहा है 5 से 10%, ऑप्शन बी कह रहा है 15 से 20%, ऑप्शन सी कह रहा है 35 से 40%, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 70 से 75%। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि एक एग्जैक्ट मनी वैल्यू बता रहा है पर्टिकुलर सी कैटेगरी के आइटम्स की? और जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 15 to 20%। क्यों? अब भैया जो आपकी सी कैटेगरी के आइटम्स होते हैं इनको क्लास सी के आइटम्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपको 15 से 20% टोटल इन्वेंट्री वैल्यू यानी कि मनी वैल्यू आपको दे देते हैं। अब ये जो सी कैटेगरी है किस आधार पे आया? एबीसी एनालिसिस के आधार पे आया, जो सामान्य तौर पर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट या कंट्रोल में यूज होता है। जहां पर ए कैटेगरी है ये सबसे ज्यादा हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो एक ये कंट्रीब्यूट करते हैं 70 से 80% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इन्वेंट्री वैल्यू यानी कि टोटल मनी वैल्यू जो होता है उसमें। अगर बी कैटेगरी की बात करें तो ये आपके मिडल टर्म्स में आ जाते हैं, जहां पर अगर हम बात करें उनकी वैल्यू ऑफ मनी या उनकी इंपॉर्टेंस की, तो ये जो है आपके 15 से 25% की कैटेगरीज के बीच में आ जाते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं सी कैटेगरी की, तो वो जो है हमारे 5
5 से 15% तक ये जो है उसके अंदर लाए करते हैं, उसके बीच में आ जाते हैं, क्योंकि 5 से 15% का मनी वैल्यू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर रिलेटिवली एक छोटे से पोर्शन में कवर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिन कार्ड इज मेंटेन बाय, ये बिन कार्ड किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है? ठीक है, तो ऑप्शंस कहते हैं कि या तो अकाउंटेंट करेगा, या फिर जो स्टोर कीपर होता है जहां पे सामान हमारा रखा हुआ है पर्टिकुलर फार्मेसी का, ठीक है, या फिर बोथ ए एंड बी, यानी कि अकाउंटेंट भी मेंटेन करेगा बिन कार्ड को और स्टोर कीपर भी, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन कहता है ब्रांच मैनेजर, जो पर्टिकुलर ब्रांच मैनेजर है हमारा वो करेगा। जो सही आंसर है वो है हमारा स्टोर कीपर। अब बिन कार्ड जो है आपका स्टोर कीपर के द्वारा मेंटेन किया जाता है। बिन कार्ड एक आपका डॉक्यूमेंट है या वो एक रिकॉर्ड है जो स्टोर कीपर वेयर हाउसेस में या स्टोर रूम्स में मेंटेन करके चलता है, ठीक है, कि कब वेयर हाउस से कितना सामान निकला या स्टोर रूम से कितना आया, ठीक है, वो सब डेटा, वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपका बिन कार्ड माना जाता है। इसको हम यूज करते हैं कि जो क्वांटिटी है हमारे गुड्स या मटेरियल्स की उसका हमें पता चल सके कि कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, कितना इशू हो गया है, हमें जो है बेसिकली कब इसका इन्वेंट्री कंट्रोल करना होगा, उसी के लिए जो है ये यूज किया जाता है। अब पर्पस जो है हमारा बिन कार्ड को इस्तेमाल करने का वो यही है कि हम एक तो एक्यूरेट यानी कि सटीकता के साथ जो है बेसिकली एक इन्वेंट्री स्टेटस दे सके हर एक तारीख पे कि कितना कितना किस दिन क्या हुआ था, कितना सामान इशू हुआ, कितना आया, कितना और जरूरत है, ठीक है, वो सब हम जो है उस पर्टिकुलर वेयर हाउस या स्टोर रूम का पूरा डेटा एग्जैक्टली एक्यूरेटली दे सकते हैं। आप एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की कॉम्पिटिटिव बुक, जिसमें आपके 6000 से भी ज्यादा आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से कर सकते हैं, और आपको सामने स्क्रीन पर 2 मोबाइल नंबर्स दिख रहे हैं, इनके माध्यम से भी आप इस बुक को जो है ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश हेल्प्स टू इंप्रूव मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट, एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से बताना है ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मैनेजमेंट को और इंप्रूव करती है, उसको और निखारती है, जिससे आप अपना डिसीजन और अच्छे से ले सकते हैं। अब चाहे वो आपका एक रेलेवेंट डेटा हो या एक एक्यूरेट यानी कि सटीकता या एक टाइमली इंफॉर्मेशन, समय के साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो ऑप्शंस कहते हैं या तो वो एडवर्टीजमेंट है जिसमें हम अपना प्रचार करते हैं, या फिर वो सेल्समैनशिप है जिसमें हमारे जो सेल्समैन होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को या हमारे जो भी काम है उसको वो जो है मार्केट में ले जाते हैं, या फिर न्यूज़पेपर है कि न्यूज़पेपर के जरिए हम जो है अपना एक तरीके से कह सकते हो कि हम अपना प्रसार कराते हैं, और लास्ट ऑप्शन कहता है मार्केटिंग रिसर्च। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो कि बिल्कुल सही है। अब जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। क्यों मार्केटिंग रिसर्च? क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च जितना आपका अच्छा होगा उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे आप अपने डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे, एक आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाएगी, आपको समय के साथ साथ सारी जो है जानकारी प्राप्त होती रहेंगी और एकदम रेलेवेंट डेटा ही आपको मिलेगा। अब जो मार्केटिंग रिसर्च है एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको उस पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट के लिए आपको चाहिए या जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए चाहिए, वो सब आप इकट्ठा कर सकते हैं, उसको फिर आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, यानी कि उस पर्टिकुलर सूचना को या जो भी आपके पास बेसिकली इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, वो सब के जरिए आप जो पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे मार्केट का होगा, उसके आधार पे आप अपना एक डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे कि आपको जो है बेसिकली कार्य किस पे करना है, कस्टमर्स की नीड को कैसे पूरा करना है, कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे कंपीट करना है, पूरी इंडस्ट्री को कैसे संभालना है, वो सब। साथ ही साथ अब इसके अंदर काफी सारी टेक्निक्स आ जाती हैं कि आपको सर्वे करने पड़ेंगे, इंटरव्यूज भी लेने पड़ेंगे, इवन देने भी पड़ेंगे, ऑब्जर्वेशंस करनी होगी, डेटा एनालिसिस करना होगा, जिससे कि एक रेलेवेंट, एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सके, उसमें आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
विच टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर सेल्स प्रमोशन, मतलब जब हमें अपनी सेल्स का प्रमोशन करना होता है तो कौन सी टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। या तो हम कूपन्स यूज करेंगे, या हम फेयर एंड एग्जीबिशन जो है बेसिकली इसको यूज करेंगे, या हम ट्रेडिंग स्टैंप यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मतलब जब सेल्स का प्रमोशन करना है तो इनमें से कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, इन चारों ऑप्शंस में से ये आपसे पूछा गया है। और जो सही आंसर है वो है आपका ऑल ऑफ दी अबव, मतलब कि आप कूपन्स भी यूज करते हैं सेल्स के प्रमोशन के लिए, फेयर एंड एग्जीबिशंस भी लगाते हैं और ट्रेडिंग स्टैंप भी यूज करते हैं। अब अगर मैं बात करूं कूपन्स की, ये आपका एक पॉपुलर सेल प्रमोशन टेक्निक है जिसके जरिए कंज्यूमर्स के पास आप जो है डिस्काउंट दे सकते हैं, स्पेशल ऑफर्स दे सकते हैं, और ये आपकी सेल्स को और अच्छे से प्रमोट करने में मदद करता है। फेयर एंड एग्जीबिशंस, अब जो भी हमारी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्या कि वो अपना शोकेस कर सकते हैं, अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाहते हैं एक अच्छी भारी मात्रा में लार्ज ऑडियंस को, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी सेल्स के प्रमोशन में आ गया। और नेक्स्ट है आपका ट्रेडिंग स्टैंप। ट्रेडिंग स्टैंप आपका मतलब एक हिस्टोरिकल सेल प्रमोशन टेक्निक है जहां पर कस्टमर्स को आप एक स्टैंप दे देते हैं हर एक परचेज के साथ, जिससे कि वो उनके साथ रहता है और साथ ही साथ उसमें जो बेसिकली रिवॉर्ड्स या डिस्काउंट्स होते हैं तो फ्यूचर में वो जो है उनको रिडीम कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गिवन दी फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा एक्सेप्ट, मतलब कि आपको जो है जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको यह बताना है कि ऐसा सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का वो एक सोर्स तो है, माध्यम तो है, लेकिन एक नहीं है इन चारों ऑप्शंस में से। तो वो न्यूज़पेपर है, या वो पब्लिकेशन है, या फिर वो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, या फिर वो आपके पर्टिकुलर डीलर्स हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपने इसके अंदर बताना है। और जो सही आंसर है वो है आपका डीलर्स। डीलर्स के जरिए आप जो है बेसिकली सेकेंडरी डेटा थोड़ी कलेक्ट करेंगे, उसका सोर्स वो थोड़ा ही है। क्यों? अब देखो भैया, अगर डीलर्स हैं ये आपके बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किए जाते हैं कि वो एक आपका सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा का काम करेंगे। सेकेंडरी डेटा का मतलब कि वो डेटा जो आपका कलेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिसको आप आगे जाके यूज कर सके अपनी रिसर्चेस में, या जो आपका एक करंट प्लान आपका चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उसमें मदद हो सके और एनालिसिस भी आप उसके बिहाफ पे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिक्स्ड बैंक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अब जो हमारा मिक्स्ड बैंक होता है वो किसका कॉम्बिनेशन है? वो कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक का कॉम्बिनेशन है, या फिर वो सेविंग बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का कॉम्बिनेशन है, या वो एक्सचेंज बैंक और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक का कॉम्बिनेशन है, या फिर वो लैंड डेवलपमेंट बैंक और सेविंग बैंक का कॉम्बिनेशन है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपसे पूछा गया है। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड सेविंग बैंक। यही आपका जो है बेसिकली करेक्ट आंसर है किसके लिए? मिक्स्ड बैंक के लिए, जो कि आपका एक कॉम्बिनेशन में आ जाता है। आपके आंसर्स में लगातार कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर गलत होगा तो सही आंसर का हाथों हाथ आपको पता चल ही रहा है, रीजन भी आपको पता चल रहा है कि वो आंसर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं बेसिकली जो एक मिक्स्ड बैंक है, ये आपका एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि आपका एक तो लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होता है और जो सेविंग बैंक्स होता है, इनके कॉम्बिनेशन के साथ ही वो अपना कार्य करता है, उन्हीं के बेसिस पे वो चल सकता है दोनों के साथ में। क्यों? अब अगर मैं लैंड डेवलपमेंट बैंक की बात करता हूं तो ये आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको एक लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसानों के लिए यानी कि फार्मर्स के लिए, और लैंड ऑनर्स जो होते हैं एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ एक लैंड इंप्रूवमेंट पर्पसेस के लिए। वहीं पर अगर सेविंग्स बैंक की बात करते हैं तो ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, ठीक है, और साथ ही साथ जो वेरियस बैंकिंग सर्विसेज हैं वो भी आपको मिल जाती हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, और जो दूसरे डिपॉजिट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब पे, और उस पे भी जो है आपको एक सिक्योरिटी मिल जाता है। तो इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिक्स्ड बैंक चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो ये बताती है कि जो है आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट होता है, या वो आपका बैलेंस शीट होता है, या वो आपका एक जर्नल होता है, या वो फिर लेजर होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया है। और जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बैलेंस शीट। क्या? बैलेंस शीट। अब अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, जो बैलेंस शीट है ये आपको एक पर्टिकुलर समरी प्रोवाइड कर देती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन वो बेसिकली क्या, यानी कि एसेट क्या है उसके पास, और साथ ही साथ उसके पास लाइबिलिटीज क्या क्या है, उसके पास एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट जो होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और यह भी बहुत जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर स्टेट होल्डर्स का, जैसे इन्वेस्टर्स का, क्रेडिटर्स का, और जो मैनेजमेंट होता है, जिससे कि एक फाइनेंशियल हेल्थ और जो परफॉर्मेंस है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी है और बेहतर हो सके, उसके लिए आपको जो है प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। तभी पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या वो लॉस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ रिटन डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, मतलब कि लिखित तौर पे ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि एक ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑप्शंस कहते हैं वो एक रिसिप्ट है, या वो एक क्रेडिट नोट है, या फिर वो एक जर्नल है, या फिर वो एक आपका पर्टिकुलर वाउचर है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और जो सही आंसर है वो है आपका वाउचर। क्या? वाउचर। क्यों? अब बेसिकली जो आपका एक वाउचर होता है यही एक आपका रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब जो वाउचर्स होते हैं वो किस लिए यूज किए गए, कि एक आपके लिए एक सबूत का काम करेंगे, एविडेंस का काम करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, जिससे आपको आगे जाकर के उस पर्टिकुलर जो भी आपका एक अकाउंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, वो रिकॉर्ड अच्छे से आपके पास मेंटेन हो सके, फैसिलिटेट हो सके, उसके लिए वाउचर्स होते हैं। अब इनके अंदर जो है बेसिकली कुछ डिटेल्स होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की डेट क्या थी, या पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन भी होता है, कितना अमाउंट उसके अंदर यूज हुआ था या इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ जो भी रेलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब उस वाउचर पे मेंशन होती हैं। अब जो वाउचर्स होते हैं, कुछ वाउचर्स आप जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वो क्या काम करेगा, जो भी एक ट्रांजैक्शन है उसकी ऑथराइजेशन को प्रोवाइड कर देगा उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, या फिर वो एक प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे काम आता है इंटरनल कंट्रोल या ऑडिट पर्पसेस के लिए भी। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये कहता है कि जो भी आपको एक रिकॉर्डिंग करनी होती है, मेंटेन करना होता है ट्रांजैक्शंस को अपने पर्टिकुलर अकाउंट सिस्टम का, उसको फैसिलिटेट करने में भी आपको काफी मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमाउंट स्पेंट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, जो पैसा आप खर्च करते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है, चाहे वो आपका एक गुड्स और सर्विसेज का ही है, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप एक्सपेंस कहेंगे यानी कि खर्चा, उसको आप सेल कहेंगे, या आप उसको रेवेन्यू कहेंगे, या आप उसको अपनी इनकम कहेंगे, अपनी कमाई कहेंगे। जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि एक्सपेंस। जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए पैसा हम खर्च करते हैं, अमाउंट हम खर्च करते हैं, वो आपका खर्चा यानी कि एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। अब जो ये एक्सपेंस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बिजनेस में आता है जो आप रेगुलर ऑपरेशंस को यूज करने के लिए, एक रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनको बेचने के लिए। अब जो एक आउटफ्लो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जैसे कैश हुआ या कोई दूसरा एसेट है आपके गुड्स या सर्विसेज को पे करने के लिए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, तभी आपका प्रोडक्शन अच्छे से होगा, तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग भी तभी प्रॉपर हो पाएगी। अब एक्सपेंस जो है आपका पर्टिकुलर
वेरियस कॉस्ट पे जो है वो जो इंक्लूडेड है वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी देना, रेंट देना, उसकी यूटिलिटीज, ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितना है वो सब इसके अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, ये सब जो बेसिकली हमारे खर्चे होते हैं वो सब एक्सपेंस के अंदर आते हैं, तभी आप अपना प्रोडक्ट एक बना पाते हैं और फिर उसको मार्केट में बेच पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द अकाउंट विच रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू लॉसेस एंड गेन आर कॉल्ड। अब वो अकाउंट जो आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है किस चीज के रिलेटेड में, मतलब कि जो कितना आपको लॉस हुआ, नुकसान हुआ, कितना आपको मुनाफा हुआ यानी कि आपको मिला, उसे आप क्या कहेंगे, उसे रियल अकाउंट कहते हैं या पर्सनल अकाउंट कहते हैं या फिर नॉमिनल अकाउंट कहते हैं या फिर आप उसे टैंजिबल अकाउंट कहते हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और जो सही आंसर है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके आधार पे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या मेंटेन करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितना आपको वो मिला, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो आपके रेवेन्यू को ट्रैक करेंगे, आपके खर्चे को ट्रैक करते हैं, कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सब इसके अंदर जो है एक स्पेसिफिक पीरियड का आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट हमारा सही आंसर है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें नॉमिनल अकाउंट की तो रेवेन्यू अकाउंट जैसे सेल्स रेवेन्यू या इंटरेस्ट इनकम। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है एक्सपेंस अकाउंट, जैसे कि आपका जो किराया है, रेंट एक्सपेंस या सैलरीज एक्सपेंस, वो इसके अंदर शो कर सकते हैं। गेन अकाउंट्स यानी कि आपको जो है पर्टिकुलर जो आपका सेल हुआ किसी भी प्रोडक्ट का उस पर कितना मुनाफा हुआ, ठीक है, वो सब उसके अंदर आ जाता है। और नुकसान कितना हुआ आपको कि उस पर्टिकुलर एसेट का डिस्पोजल नुकसान, ठीक है, वो कितना हुआ वो भी आप इसके माध्यम से दर्शा सकते हैं, वो आपको इसके अंदर रिकॉर्ड मिल जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो आपकी LIC है वो किसका एग्जांपल है, नॉमिनल अकाउंट का है या वो रियल अकाउंट का है या वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का है या वो एक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का है। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मतलब जो आप एक LIC के अंदर अपना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, उसको आप एक पर्टिकुलर जो आपका मैच्योरिटी टाइम है या मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो होता है उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। जब आपका मनी मैच्योर हो जाएगा, पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तब आपके अकाउंट में आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका जो है बेसिकली क्या काम करता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का काम करता है, जो आपके बेसिकली समय आने पर आपका साथ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ईयर दैट बिगिंस फ्रॉम 1st of January एंड एंड्स ऑन 31st of December इज नोन एज, मतलब कि जो आपका साल है जनवरी की पहली तारीख से शुरू होता है और दिसंबर की आखिरी तारीख यानी कि 31 तारीख पे खत्म होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, कैलेंडर ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं या लीप ईयर कहते हैं या फिर आप उसको नन ऑफ दीज कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है, और ये तो बहुत सिंपल आंसर है, ये तो आप सब बता ही सकते हैं, ये आपका एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर होता है। कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी पे शुरू होता है और 31 दिसंबर पे खत्म होता है। ये आपका जो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसी के आधार पे कैलेंडर ईयर बनाया गया था। जो एक स्टैंडर्ड कैलेंडर हमारा यूज होता है, कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, यही हमारा बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आज के टाइम पे वर्ल्ड में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी सुपर 100 सीरीज की क्लास नंबर 5 ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि DSBM की। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको एक लेवल पता चला होगा किस तरीके से हमारे से DSBM सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जिट एग्जाम में। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम्स के थ्रू, उनके चैनल्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, वहां से भी आपको काफी सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज आपको रात 8 बजे हर एक सब्जेक्ट की डेली आपको क्लास मिलने वाली है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, जिससे कि आप अपना एग्जिट एग्जाम की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और एग्जिट एग्जाम में भी पढ़ना हुआ और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।